तो दोस्तों, आपके अक्ष एजुएक्स चैनल पे स्वागत है। ये आप ही का परिवार है। हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूपी टेट सी टेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सबको देखते हैं कि कितना ज़रूरी और कितने वैल्यूएबल क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन यानी अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और निगमात्मक तर्क करना शुरू कर देते हैं? तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि 11 वर्ष से और अधिक होता है, 11 वर्ष या उससे अधिक होता है, जिसमें बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तर्क करना शुरू कर देते हैं। वो अवस्था आपकी कहलाती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति, ये जो है संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, JPD जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? तो लेव वाइगोत्स्की ने ही दी थी। इन्होंने जो उसके जो ज्ञान अर्जित करता है बालक आसपास के वातावरण से, उनका एक उन्होंने दिया था कि अगर JPD में बच्चा क्या करता है कि आसपास के वातावरण से सीखता है, उसमें अंतर्निहित होता है और उन्हीं के द्वारा बच्चा आगे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या कहा जाता है? तो उसे हम पाड़ या ढांचा कहते हैं, इसको फोल्डिंग कहते हैं। कि कोई चीज़ अगर बच्चे को नहीं आ रही है तो उसे वयस्क जो हैं यानी बड़ों के द्वारा वो कुछ सीखता है, उसी के द्वारा वो आगे किसी कार्य को करता है। उसी को हम टेम्परेरी सपोर्ट यानी थोड़ा बहुत उससे जो मदद मिल जाती है, इसका फोल्डिंग कहते हैं, जिसके द्वारा बच्चा आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय एंड गुड गर्ल अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? यानी लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरा किस स्तर पर आता है? तो वो है पारंपरिक यानी कन्वेंशनल लेवल पे आता है, जिसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की धारणा को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्कीमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में किया था? स्कीमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में किया था? तो जीन पियाजे ने जो स्कीमा शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांत में सबसे पहले किया था। स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी बच्चों यानी सामान्य और विशेष आवश्यकता वालों को बिना किसी भेदभाव के एक ही नियमित स्कूल में ही एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी समावेशी शिक्षा को हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर एक कमज़ोर, प्रतिभाशाली, औसत जो एवरेज बच्चे होते हैं पढ़ने में, जिनके कम बुद्धि हो, ज़्यादा बुद्धि हो, किसी आंतरिक रूप से या किसी भी प्रकार से वो कमज़ोर हों, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए उनको जो है बराबर की शिक्षा, सटीक शिक्षा देने के लिए जो है समावेशी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी माने जाते हैं। ठीक, इन्होंने करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया था। प्रगतिशील शिक्षा क्या कि जब बालक कुछ करेगा तो उसी के द्वारा वो सीखेगा, यानी करके सीखना जो है वो जो है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता था, जिसके जनक जॉन डीवी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कक्षा की प्रक्रिया
किसके इर्द गिर्द घूमती है, तो वो बच्चों के अनुभव, रुचि और उनकी सक्रिय भागीदारी के अनुरूप जो है होनी चाहिए, उसके आसपास घूमती है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो है कक्षा की जो प्रक्रिया है वो बच्चों के अनुभवों, रुचियों और सक्रिय भागीदारियों, जिनके बच्चे आपस में जो भागीदारी होगी उनके अनुरूप होती है, उन्हीं के आसपास घूमती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिसलेक्सिया नामक अधिगम अक्षमता किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो था वो पठन विकार से संबंधित था। शब्दों को पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती थी। ठीक है, तो वो जो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित थी। ऐसे होती थी कैलकुलिया, कैलकुलिया जो होती थी, कैलकुलिया जो होती थी, ये जो थी ये कैलकुलेशन से रिलेटेड होती थी, यानी दिखने में दिक्कत, नंबरों को पहचानने में दिक्कत, डिजिट को पहचानने में दिक्कत, वो जो है गणितीय विकार होता है। लेकिन डिसलेक्सिया जो है वो पाठ पठन संबंधी होता है, तो ये पढ़ने से संबंधित विकार है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, डिसकैलकुलिया। अगला क्वेश्चन जो हमने अभी बताया, डिसकैलकुलिया गणित विकार है, गणना करने में कठिनाई होती है, इसमें बच्चों को गणित से संबंधित चीज़ों में दिक्कत होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है कि अपसारी चिंतन करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, उच्च रचनात्मकता और जिज्ञासा होती है। यानी बच्चों को कुछ ज़्यादा करने की क्षमता होती है, उनमें प्रतिभा दिखती है, तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के मनोभावों और इरादों को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, कि दूसरों के मनोभाव और इरादों को समझने की जो क्षमता है क्या कहलाती है, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है, जिसके द्वारा समझ जाते हैं आप कि अगला सामने वाला इंसान क्या सोच रहा होगा आपके बारे में या करने का क्या इरादा रखता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये कथन किसका है। नोमी चॉम्स्की क्या है, नोम चॉम्स्की का है। उन्होंने कहा था कि जो है बच्चे जन्मजात होती है सीखने की क्षमता, अगर बच्चा कुछ सीखना चाहता है तो उनकी वो क्षमता जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की ने कहा था। इन्होंने LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में आप बताएंगे तो हम आगे एक वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, तो उन्होंने लैड का जो है, याद रखना कि नोम चॉम्स्की ने लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के प्राथमिक सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी कौन सी है। तो वो परिवार है। परिवार के द्वारा बच्चा सबसे पहले कुछ करना सीखता है, भाषा को उसी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे के द्वितीयक सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी कौन सी। द्वितीयक में आता है स्कूल, साथी और मीडिया। यानी कि बच्चा सबसे पहले तो विद्यालय में घर पे सीखता है, फिर विद्यालय में और साथियों से, ये सब उनके द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान में जेंडर क्या है। जेंडर क्या है, तो एक सामाजिक संरचना है, जबकि सेक्स एक जैविक संरचना है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना माना गया है कि वो कौन से जेंडर में वो सामाजिक संरचना, जबकि सेक्स एक जैविक संरचना है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, इस विकास का कौन सा सिद्धांत कहते हैं। तो यानी सिर से पैर यानी मस्तिष्क से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये है मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत कहलाता है, यानी मस्तिष्क से अधोमुख यानी नीचे की तरफ, मुख की तरफ होना, ये क्या है, ये कौन सा सिद्धांत है, मस्तिष्का। ठीक है, अधोमुखी सिद्धांत कहलाता है, मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यानी इसका विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शरीर जो है के केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं। केंद्र से बाहर की ओर होना
समीपाधुरामुखी सिद्धांत कहलाता है, यानी समीप से दूर विमुख हो जाना वो, ठीक है। प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है कि जो है विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो समीप दूरा अभिमुख सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूक्ष्म गतिज कौशल, ठीक है, सूक्ष्म गतिज कौशल यानी फाइन मोटर स्किल का एक उदाहरण है। सूक्ष्म मतलब छोटी सी, ऐसे आप किसी शरीर के अंगों से काम करते हैं जो मतलब कि सूक्ष्म यानी छोटी चीज़ों के काम से, तो लिखना, चित्र बनाना, धागे में मोती पिरोना जैसे छोटी उंगलियों मांसपेशियों का उपयोग होता है, तो सूक्ष्म है। और ठीक है, और स्थूल होता है जिसमें आप बड़ी मांसपेशियों का, जैसे आप कोई बाइक चला रहे हो, नाव खींच रहे हो, आप कपड़े धो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आपका जो है स्थूल गति कौशल आता है। सूक्ष्म मतलब छोटा है, यानी कि छोटी उंगलियों का यूज हो रहा हो, छोटी उंगलियों से कोई काम हो रहा है, तो वो सूक्ष्म गति कौशल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्थूल गति कौशल का उदाहरण है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि दौड़ना, कूदना, तैरना, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, तो वो स्थूल गति कौशल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो गर्भ से कब्र तक चलती है, किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि भाई निरंतर आप क्या होंगे, पैदा होंगे, धीरे धीरे मर के कब्र में जाएंगे, तो सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 सीखने के किस तरीके पे जोर देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रचनात्मक रटकर सीखने का विरोध करते हैं, यानी कि आप विचार करें, उसके बारे सीख के याद करें, पढ़ें, ठीक है, रचनात्मक हो, क्रिएटिविटी हो, ना कि रटने पर रोट लर्निंग का विरोध करता है। यह हमेशा ध्यान रखना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोट लर्निंग का विरोध करता है। नंबर 24 है NCF 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो सुविधादाता नहीं, फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका एक कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, सुविधा दे रहा बच्चों को या सुविधा मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक का क्या अर्थ होता है? भाई छात्र के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन हो वो व्यापक होता है, जिसमें शैक्षिक जो उसने सीखा है साथ शैक्षिक को स्कॉलस्टिक यानी जो स्कूल के साथ साथ और जो कुछ भी सीखता है उन दोनों का मूल्यांकन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? वो है कि सीखने के प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति की निगरानी करना, सुधार के लिए फीडबैक देना, ये जो है रचनात्मक मूल्यांकन आता है। रचनात्मक विकास बच्चों में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं अधिगम का प्रयास एवं टूट का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास और टूट का सिद्धांत किसने दिया था? तो AEL थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं टूट का सिद्धांत, कि यानी अगर कोई प्रयास करेगा तो गलतियां तो होंगी, पर उस गलतियों के द्वारा ही प्रयास करके वो चीज़ों को सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक ने? तो इवान पोलॉक ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो ध्यान रखना कि BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, इन्होंने चूहे और कबूतरों पर यूज किया था। याद रखने के लिए टिप्स सबसे बढ़िया है किस पे उपयोग किया था? तो स्किनर नाम है BF स्किनर। तो इन्होंने स्किनर दो जानवरों की स्किन को लिया था, नहीं चूहे और कबूतर पर यूज किया था इन्होंने, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन्होंने जो है BF स्किनर ने चूहे और कबूतर पर यूज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं
सीखने के लिए सबसे प्रभावी और दीर्घकालिक अभिप्रेरणा कौन सी मानी जाती है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा जब बच्चा किसी कार्य को अपनी रुचि और खुशी के लिए करता है तो सीखने की दीर्घकालिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। यानी उसके अंदर की अगर इच्छा है तो वो हमेशा बनी रहेगी, यानी उसमें उसकी रुचि होती है। तो हमने 30 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चौथी सीरीज लाई है। में भी आगे हम एक लाएंगे तो 5 ही सीरीज लाएंगे। 5 सीरीज में आपकी CDP कवर हो गया। फिर अब अगली सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो वो सब्जेक्ट को आप बारीकी से जो है समझाएंगे तो और आशा करते हैं वो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और ट्रिक के माध्यम से भी समझाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सहयोग करिए अपने परिवार का। और 100% यानी 100% श्योर जो है आपका पेपर निकलेगा। बस आप चैनल पर बने रहिएगा।